इट इज फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड। तो पानी ज्यादा फैलता है क्योंकि उनके बीच लेयर्स के बीच फ्रिक्शन कम है, वो कम विस्कस कहलाएगा। और टोमेटो केचप कम फैलता है, मतलब उनके लेयर्स के बीच रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा विस्कस है। अब यहां आता है एक स्टोक्स लॉ। ये क्या कहता है कि यदि कोई बॉल है जो आर रेडियस के इस बॉल को हम देख रहे हैं, ये लिक्विड में v स्पीड से जा रहा है। यदि ये v स्पीड से जा रहा है तो जिधर ये जा रहा है उसके अपोजिट लिक्विड के लेयर्स के कारण इस पे फ्रिक्शन लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। इस फोर्स को मैंने विस्कस फोर्स कह दिया। सर, पानी में डुबोने पे बॉल पे तो बायोंसी एक्ट करता था, वो बायोंसी था पानी के डिस्प्लेस करने पर डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर जो फोर्स लगता था। लेकिन यहां मैंने कहा कि बॉल यदि मूव करेगा राइट की तरफ तो उस पर विस्कस फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ, और ये देखा गया ये होता है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। ये विस्कस फोर्स जो देख रहे हैं आप, विस्कस फोर्स, ये किसके बराबर देख रहे हैं? 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। यहां पर जो आप देखते हैं ना, ये भी, ये वेलोसिटी है, आर रेडियस है, और ये जो ईटा है, इस ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कम होता है। जब गैस के बीच का कोफिशिएंट विस्कोसिटी देखते हैं लेयर्स के बीच में, वो बढ़ता है। तो ये एक कंसेप्ट की तरह सेट कर दें दिमाग में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का विस्कोसिटी कम हो जाता है, वो कम विस्कस हो जाता है, आसानी से फैलता है। जैसे किसी बोतल में टमाटो केचप हो और सुबह सुबह नाश्ते में आप जल्दी में उसे डालना चाहें ब्रेड पे या प्लेट में, तो उस बोतल को थोड़ा गर्म कर दीजिए, देखिए वो आसानी से फ्लो करके बाहर आएगा टमाटो केचप। उनमें विस्कोसिटी क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस जो है लेयर के बीच में, फ्रिक्शन जो है लेयर के बीच का, वो कम हो जाएगा और वो तेजी से आसानी से नीचे आएगा। तो लिक्विड का क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम। कम विस्कस हो गया मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो गया। T टेम्परेचर है। अब यहां यदि डायमेंशन की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है? विस्कस फोर्स। तो MLT -2 MA। 6 पाई तो कांस्टेंट हो गया। ईटा का हम लोग विस्कोसिटी कोफिशिएंट का तो हम डायमेंशन ढूंढ रहे हैं, -1। आप चेक करिए ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रह गया? L दोनों तरफ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा ML-1 T -1। और SI यूनिट क्या हो गया? विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और इसी को बहुत कम यूज में आता है। और इसका जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। इसको कह देते हैं, जाता है 1 poise equals to 10 poise। SI यूनिट और CGS यूनिट में ये रिलेशन आ जाता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखिए।
टेम्परेचर की डिपेंडेंसी ध्यान रखें, CGS और SI यूनिट लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, विस्कस कर रहा है, विस्कस फोर्स जो होता है ये 6 पाई ईटा आर भी कहते हैं, और ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सर यदि आप बायंसी की बात करते, अरे काहे की बात करते, नीचे होता और बायंसी की होता तो ऊपर होता। बायंसी अलग तरह से लिखते, 4/3 रो लिक्विड 2G, वहां कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं आता। बायंसी अपोजिट एक्ट करता है, इसका फोर्स वेलोसिटी करता है, ये ध्यान रखिए। इसका फोर्स किस करता है, ये वेलोसिटी पानी में डूबे ब्लॉक का होगा, लेकिन फोर्स डिपेंड करेगा, स्पीड बढ़ा जाएगा, फोर्स बढ़ती जाएगी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चाय पीछे लिया, हाँ हाँ चाय बना। क्या अब साउंड कुछ क्लियर है? मुझे बताएं प्लीज, यदि बॉल पानी में इधर जा रहा होगा तो विस्कस फोर्स किधर होगा? सर ऊपर। विस्कस फोर्स होगा ऊपर, और बायंसी किधर होगा? वो भी ऊपर, और mg नीचे। तो ध्यान से देखिए, एक बॉल को पानी में नीचे जाते देखा मैंने, तो कभी ना कभी ऐसा होगा, स्पीड बढ़ते 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 एक समय भी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट कब हो गया होगा? जब एक्सलेशन 0 हो जाएगा। एक्सलेशन 0 होगा जब एफ नेट 0 हो जाएगा। एफ नेट 0 होगा मतलब एफ बायंसी, एफ विस्कस, ये मिल करके mg के बराबर हो गए होंगे। एफ बायंसी हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड इंटू जी। एफ विस्कस हो गया 6 पाई ईटा आर भी, और mg हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो यहां से देखिए, ये जो वेलोसिटी आया, जो कांस्टेंट वेलोसिटी आया, उसको vt कह देते हैं। ये कितना आ गया आप देखेंगे, 6 है, 2 से कट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा पाइप, देखिए हर एक जगह से कैंसिल आउट हो गया, आर एक हो जाएगा कैंसिल, 2/9 ईटा, ऊपर में आ गया आर स्क्वायर जी, और ब्रैकेट में हो गया रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। और ये जो वेलोसिटी होता है ना, इस वेलोसिटी को हम लोग नाम दे देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है कि बॉल को यदि पानी में थ्रो कर दें, लेड बॉल या आयरन बॉल को, तो उसका वेट बहुत ज्यादा है, वो नीचे भागने लगेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ने के साथ रोकने वाला फोर्स, ये रेजिस्टेंस जो है विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। तो विस्कस फोर्स और बायंसी मिलके जब वेट के बराबर हो गए तो उनका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। अब स्पीड नहीं बढ़ेगा, विस्कस फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा उसके कारण, और बायंसी तो कांस्टेंट है ही, mg कांस्टेंट है ही,
ये बैलेंस आगे मेंटेन रहेगा। और ये जो वैल्यू वैल्यू आता देख रहे हैं आप, ये वैल्यू आता देख रहे हैं, 2 से कट कर दिया तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया, तो 2/9। ये ईटा से भी डिवाइड करिएगा, 2/9 ईटा। आर स्क्वायर जी कॉमन ले लीजिए, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, लेफ्ट साइड से रो लिक्विड को राइट साइड ले गए, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, तो 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता रहता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। स्टोक्स लॉ क्या था? स्टोक्स लॉ में हमने क्या याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है एफ विस्कस होता है, ये होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो सर क्या ये स्फेरिकल बॉल के लिए केवल डिफाइंड है? हाँ, स्फेरिकल बॉल के लिए ये फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, जनरली विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये फॉर्मूला स्टोक्स का दिया गया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे वैलिड होगा। तो क्या बारिश की बूंदों पे भी ये लगेगा? हाँ, एयर जो है वो हो जाएगा फ्लूइड, और एयर में यदि कोई बारिश की बूंद आसमान से नीचे गिर रही है तो आप ध्यान से बारिश की बूंदों को देखेंगे तो वो बारिश की बूंदें एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करती। बारिश की बूंदें कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही होती हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है उनका जो स्पीड है वो बहुत ऊंचाई से आती है। तो स्पीड ऐसा ही है, थोड़े ना है कि बाहर आप गए और सर में छेद हो गया बारिश की बूंद टकराने से। बहुत ऊंचाई से आने के बावजूद भी ये इनके स्पीड कांस्टेंट होने के कारण वो ऐसा स्पीड नहीं होता कि वो इतना खतरनाक हो जाए, वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है। तो आप बारिश की बूंदों पर कांस्टेंट वेलोसिटी सोच से नीचे आते देखते हैं, कारण होता है ये विस्कस फोर्स। आप यदि आप पैराशूट लेके नीचे कूदते हैं 10,000 फीट से किसी प्लेन से, तो वो भी नीचे आते हैं आप धीरे धीरे, वो कांस्टेंट एक खास कांस्टेंट स्पीड से, जिससे आप हाथ पांव तोड़ने से बच जाता है आपका। तो कांस्टेंट वेलोसिटी एक तो आपको लगेगा बायंसी के कारण, हाँ वो भी है कुछ, लेकिन केवल बायंसी नहीं आपके वेट को बैलेंस कर पाता। बायंसी और विस्कस मिल करके आपके वेट को बैलेंस कर लेते हैं। फिर आप पैराशूट लेकर नीचे गिर आते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते हैं। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी, बबल के वो रेडियस जो होगा बॉल का उस पे, जी पे। विस्कोसिटी जो है लिक्विड की, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो विस्कस टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। रेडियस बड़ा है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होगा, तभी जाके ज्यादा विस्कस फोर्स बन के उसके वेट को बैलेंस करेगा। सर यदि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, किसी कॉलम में मैंने ड्रॉप कर दिया, लिक्विड कॉलम में किसी लेड बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो डेप्थ के साथ या एच के साथ उसके जो वेलोसिटी है वो कैसे बदलेगा? तो ध्यान से देख रहा है, स्पीड 0 से बॉल है लिक्विड में, तो ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा एक खास समय में आके। जिस लेवल पे आके ये कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता है, इसे ही कहते हैं टी, वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ जो है वीटी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। वी का वेलोसिटी का डेप्थ के साथ, ये डी एच है डेप्थ, किसी लिक्विड कॉलम का डेप्थ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये ग्राफ भी बना लीजिए। और वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टार मार्क दीजिए, 2r² g/9 ईटा रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, 2r² g/9 ईटा रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। और स्टोक्स लॉ क्या कह रहा है कि 6 पाई ईटा आर भी होगा, ये जो रेजिस्टेंस होता है, लॉ है तो लॉ जैसे F बराबर ma है, उनको यूज आप 1000 बार करते हैं। मुझे नहीं लगता है मैंने कभी उसको प्रूफ करने के चक्कर में पढ़ के टाइम आपका इन्वेस्ट किया हो। अगर बताया तो ठीक, नहीं बताया तो भी ठीक। न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करते वक्त ये लॉ अप्लाई करना है कि रेजिस्टेंस यदि लिखना है तो वेलोसिटी जिधर होगा उसके अपोजिट। अच्छा सोचो, पेज चेंज करूं मैं? यस। यदि मैं किसी लिक्विड के कॉलम में, ध्यान देना, एक बॉल को देखता हूं, ये ड्रॉप किया गया, और इसका जो डेंसिटी है रो बॉल, ये ग्रेटर देन है रो वाटर या लिक्विड, जो भी है लिक्विड। तो सोचिए, ये नीचे आएगा तो क्या इसका स्पीड बढ़ता दिख रहा है आपको?
और कहीं ना कहीं आके v टर्मिनल बन के ये कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद इसका स्पीड टर्मिनल ही बना रहेगा। तो रास्ते में किसी पॉइंट पे यदि मैं एक्सेलरेशन देखना चाहूं, एक्सेलरेशन कैसे दिखेगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट बाई एम। एफ नेट कैसे देखोगे? mg में से बायसी तो हटाते ही हैं और विस्कस भी हटा लो सम करके, और फिर m से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन को आप या तो लिखते हैं, एक्सेलरेशन को या तो लिखते हैं v dv बाई dh या dv बाई dy, नीचे जाते हुए देख रहे हैं, या dv बाई dt। और आगे क्या आ जाएगा? m तो कैंसिल आउट हो गया, g माइनस f माइनस c। देखिए 4/3, या डायरेक्ट लिख देता हूं इस वाले फॉर्मेट में, m बाई रो ऑब्जेक्ट रो लिक्विड इंटू g, और ये लिख लेते हैं 6 पाई ईटा आर वी, और इसके डिनोमिनेटर में है m। तो ध्यान दीजिएगा यह v पे डिपेंड करने वाला एक लीनियर इक्वेशन है। तो कभी यदि आपको कैलकुलस सीखने में आ गया तो टाइम का वेलोसिटी से रिलेशन पूछे, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी से रिलेशन पूछे, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन आपके काम आए। बायसी लिखिएगा, विस्कस फोर्स आप यदि mg भी रहने देना चाहते हैं तो mg भी रहने दीजिए, फिर पूरे के नीचे m रखिएगा। तब जो आप लिखेंगे वो क्या लिख देने वाले होंगे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू या तो dv बाई dt लिखेंगे या भी dv बाई dy लिखेंगे, और ये साथ में आ जाएगा mg माइनस f माइनस c प्लस स्टोक्स वाला विस्कस फोर्स अपॉन m। ये तब जब हम रेस्ट से रिलीज करते हैं। और इनका जो ग्राफ हमने बताया आपको, ये ऐसे था, डेप्थ के बढ़ने के साथ स्पीड ऐसे बढ़ता गया, और एक खास स्पीड तक पहुंच करके ये डेप्थ या y या h यदि कहते हैं, ये डेप्थ है। तो डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ ये नीचे बढ़ता गया, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट। टर्मिनल का वैल्यू कितना आया था? तो 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, जो भी लिक्विड वहां है, ये था टर्मिनल वेलोसिटी। सोचो यदि बॉल को मैं थ्रो ही करता टर्मिनल वेलोसिटी के आधे वेलोसिटी से, टर्मिनल वेलोसिटी का हाफ, यदि इस वेलोसिटी से मैं थ्रो करता तो नीचे आते आते कहीं ना कहीं ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता। और तब जब ग्राफ बनाते तो तब VT वाला VH वाला ग्राफ कैसे बनता? 0 से नहीं शुरू होता, वो V टर्मिनल बाई 2 से शुरू होता, V टर्मिनल तक आके रुक जाता। यदि आप कॉलम में स्पीड ट्वाइस V टर्मिनल से थ्रो करते लिक्विड में बॉल को, तो ट्वाइस V टर्मिनल से थ्रो करते तो अब टर्मिनल से ज्यादा तो होता नहीं है, ये टर्मिनल से डबल से आपने थ्रो कर दिया, तो नीचे जाते जाते इसका कम होगा और टर्मिनल पे आके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो आपने शुरू कहां से किया था? ट्वाइस V टर्मिनल से, आएगा कहां तक? V टर्मिनल तक, डेप्थ बढ़ने के साथ, डेप्थ बढ़ने के साथ। तो ये इस लाइन को टच करने लगेगा, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। टर्मिनल से ज्यादा स्पीड से मैंने थ्रो कर दिया कॉलम में, तो वो धीरे धीरे कम करेगा अपना स्पीड, क्योंकि अभी टर्मिनल से ज्यादा स्पीड है, मतलब विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा होगा। विस्कस फोर्स और बायसी मिल करके mg से ज्यादा होंगे, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड है। धीरे धीरे स्पीड कम होगा, टर्मिनल स्पीड तक पहुंचेगा और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ ग्राफ बनाना आपको मैंने समझाया। एक ही जैसे लिक्विड में दो अलग अलग रेडियस के बॉल को डुबोया गया, ड्रॉप किया गया, तो उनके टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? एक ही जैसे लिक्विड में एक R1 रेडियस के बॉल को देखो और एक R2 रेडियस के बॉल को देखो, तो इन दोनों को नीचे जाते हुए कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट हो गया VT1 VT2। तो इनका रेशियो कैसे देखेंगे? तो VT कैसे आया था? 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी
रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। ऑब्जेक्ट लिक्विड दोनों के डेंसिटी एक जैसे दिया गया गिवन, मान लो सेम मटेरियल कह दिया गया, सेम मटेरियल ऑफ बॉल। तो हम जब रेशियो लिखेंगे VT1 by VT2, तो ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। बाकी चीजें तो सेम है। यदि दो बॉल कभी जुड़ गए और एक में कन्वर्ट हो जाए, तब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से नया रेडियस पता कर लेंगे और फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस वाला रेशियो का यूज कर लेंगे, तो नया वैल्यू पता चल जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का। यदि एक जैसे रेडियस के दो बॉल हैं तो जुड़ करके नया रेडियस क्या होगा, वो वॉल्यूम कंजर्वेशन से पता करिए। नया रेडियस यदि आ गया तो अब क्या करना है, अपने को रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलोसिटी, इस आइडिया का यूज करना है। यहां देखिए, यदि आप कहते हैं एक प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक बॉल, और इसको आपने पानी के भीतर या किसी लिक्विड के भीतर से रिलीज किया, मतलब यहां आपको कह दिया गया है रो बॉल इज लेस देन रो लिक्विड। अब मुझे बताइए कि यदि इसको पानी के भीतर ले जाके मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा या ऊपर आना शुरू करेगा? सोचो। ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर आते आते हमें टर्मिनल वेलोसिटी मिल सकता है यदि सफिशिएंट डेप्थ में मैंने छोड़ा हो तो। और वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे ही लिखिएगा, 2/9 ईटा R स्क्वायर जी। रो लिक्विड ज्यादा है ना, माइनस रो बॉल। डायरेक्शन तो आपने खुद सोच लिया। यदि पुराना फॉर्मूला लगाते तो रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड लिखने पर निगेटिव आता, वो भी बता देता कि अपोजिट डायरेक्शन में टर्मिनल होना चाहिए। तो यहां ध्यान रखिएगा, लेकिन तुरंत अचीव कर लेगा टर्मिनल ये जरूरी नहीं है, एक सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए। सफिशिएंट डेप्थ नहीं है तो टर्मिनल अचीव करे ये जरूरी नहीं है। बारिश की बूंद के लिए देखिए, रेन ड्रॉप, यहां एयर जो है उसकी विस्कोसिटी दिया गया है ईटा, तो इसका mg नीचे, F बायंसी ऊपर, एयर का जो डिस्प्लेस एयर का जो वेट होगा, F विस्कस ऊपर, और ये टर्मिनल वेलोसिटी मान लो अचीव कर लिया कांस्टेंट। तो कैसे लिखेंगे फिर से? तो फिर से तो यही फॉर्मूला अब निकल करके आता दिखेगा, V टर्मिनल इक्वल्स टू 2/9 ईटा। ईटा किसका? तो एयर का, यहाँ R स्क्वायर जी, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है। तो यहां बताइएगा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है वाटर का बॉल, और फ्लूइड हो गया एयर। एयर का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल है, उसे नेग्लेक्ट कर दें। तो V टर्मिनल में आप तब लिखेंगे ये फॉर्मूला। सर क्या लिखा फॉर्मूले में? ईटा किसका? तो जो फ्लूइड है जिसमें ये फ्लो कर, जो जो जिसके कारण रेजिस्टेंस को हम विस्कस फोर्स कहते हैं, तो यहाँ एयर का रेजिस्टेंस। बायंसी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं कहलाता, बायंसी कहते हैं जिस गैस या लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उस गैस या लिक्विड के कारण ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स होता है बायंसी। और विस्कस फोर्स है रेजिस्टेंस फ्लूइड का। तो एयर का जो यहाँ रेजिस्टेंस है वो विस्कस फोर्स बना जो वेलोसिटी के अपोजिट, mg तो ग्रेविटी के कारण नीचे,
और बायंसी गैस जो एयर डिस्प्लेस हो रहा है उसके कारण। तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी वाटर ड्रॉप का दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ट्वाइस आर स्क्वायर जी रो वाटर बाय 9 ईटा किसका, एयर का। सर आप इतने तरह के फॉर्मूला दे दोगे मैं याद कैसे रखूंगा, अरे घबराओ मत, कौन सा याद रखना है, तो वी टर्मिनल ट्वाइस आर स्क्वायर जी बाय 9 ईटा और रो ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं माइनस रो लिक्विड जहां वो या फ्लूइड जो वो आप यूज में देख रहे होते हैं। कैसे लिखा जाता है विस्कस फोर्स स्टोक्स वाला, मान लो ये इधर जा रहा है बॉल, तो विस्कस फोर्स इधर लिखोगे, यदि बॉल इधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लिखोगे, यदि बॉल इधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लिखोगे। तो ध्यान रखना जिधर बॉल जाएगा उसके अपोजिट बॉल पे रेजिस्टेंस देखेंगे फ्लूइड के कारण। और कोई भी चैप्टर शुरू होगा तो न्यूटन के नाम के बिना काम चलता नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यदि लिक्विड के लेयर की मैं बात करूं, जैसे किसी नदी में पानी के प्रवाह वाटर के फ्लो के बारे में मैं सोच रहा हूं, तो आपको क्या लगता है पानी के किस लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, ऊपर वाले लेयर का या नीचे वाले लेयर का? आराम से सोचो। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी नदी में आप इमेजिन करें तो उसके बेड पे नीचे पानी के वहां छोटे छोटे कंकर पत्थर जमा बैठे दिखते हैं, जबकि ऊपर वाला लेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। गंगा जी याद करो, गंगा नदी में पानी के फ्लो को, या किसी भी नदी में पानी के फ्लो को, तो ऊपर वाला लेयर बहुत तेजी से भाग रहा है और नीचे पत्थर छोटे छोटे बैठे भी हैं। यदि वो ऊपर वाला लेयर जितना स्पीड नीचे वाले लेयर का होता तो वहां नीचे में पत्थर बैठे दिखते नहीं, वो भी भाग रहे होते, कबड्डी खेल रहे होते। अब ऐसे दिमाग में रखना कि डेप्थ में जैसे ज्यादा डेप्थ में गए तो स्पीड कम होती जा रही है। तो एक काम करो, हम यहां देख रहे हैं वाई डेप्थ और स्पीड है v, और वहां से dy डेप्थ नीचे गए, स्पीड दिख रहे हैं v कम हो गया, v माइनस dv। तो यहाँ जो दो लेयर है dy डिस्टेंस के बीच में, उन लेयर के बीच जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, वो जो लेयर होगा ना, तो लेयर आप जैसे सरफेस एक कार्डबोर्ड के ऊपर में दूसरा रखा है या एक प्लेट के ऊपर में दूसरा प्लेट रखा है, वैसे ही एक पानी के लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर रखा हुआ है और मूव कर रहा है। तो जब एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करेगा तो रेजिस्टेंस तो आएगा, लेकिन ये रिजिड ब्लॉक नहीं है, यहाँ तो पानी के लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो वहां जो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया आएगा, क्योंकि किसकी बात करेंगे, लेयर तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आएगा ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के माइनस डीवी बाई डी वाई के। माइनस डीवी बाई डी वाई को यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डीवी बाई डी वाई जो यहाँ है इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको इसी तरह एक टर्म पता है टेम्परेचर ग्रेडियंट माइनस dt बाई dy। आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं तो पता चलेगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है d कैपिटल V बाई dy। तो यहाँ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का y के साथ जो चेंजेस दिख रहा है उसे हम कहते रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो न्यूटन्स का लॉ यही लॉ कहलाता है।
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एक लेयर जो होगा वो दूसरे लेयर के बीच में मूवमेंट के दौरान जो फोर्स अप्लाई करता है रेजिस्टेंस का, उस रेजिस्टेंस के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और यहां पर यदि प्रोपोर्शन का कोई कांस्टेंट आएगा तो प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी माइनस डीवी बाई डीवाई। इस ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, where proportionality constant eta is called coefficient of viscosity. ये property of liquid, which is property of liquid. लिक्विड बदलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल जाएगा? यदि आप बदलता देखते हैं क्या पेज चेंज करूं? Yes, sir. फिर से सुनिए, रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल किसके दिखाएंगे? तो पहले हमने लिक्विड पानी के फ्लो में दो लेयर चुने, एक वाई डेप्थ में एक वाई प्लस डी वाई डेप्थ में, और दोनों लेयर की स्पीड अलग अलग है। एक लेयर दूसरे पे स्लाइड करेगा तो वहां रिलेटिव मोशन होने पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता था, यहाँ पर उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कस फोर्स की जब बात करेंगे तो ये दो ब्लॉक तो है नहीं, ये बड़े लंबे चौड़े नदी में पानी के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा एरिया चुन करके बात करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया जो ये आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के, डीवी बाई डी वाई। देखिए डीवी होगा डेप्थ बढ़ वाई के बढ़ने के साथ वाला वेलोसिटी वो घटा है, तो डीवी निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस वहां बैठा लिया हमने। माइनस डीवी बाई डी वाई, ये जो हो गया ये हो गया एफ बाई ए। वाई के बदले इधर यदि एक्स कहते तो वो डी एक्स लिखते, डीवी बाई डी एक्स। वाई के बदले यहाँ यदि कुछ और सिंबल होता तो वो यूज करते। अब इसका एक एप्लीकेशन देखिए, यदि हम बात करते हैं कि एक घर में पानी का नहीं, टोमेटो केचप का बोतल फूट गया और वो जमीन पे बिखरा हुआ है, और वो जो बिखरा हुआ था उसके ऊपर में आपने एक प्लेट या कार्ड रख दिया, पोस्ट कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड्स, प्लेन पेपर। Surat mute. एक टोमेटो केचप का लेयर देखिए,
और इस टमाटो केचप के लेयर के ऊपर एक कार्ड रख दिया हमने, और उस पोस्ट कार्ड को हम पुल करते हैं। ये है रेड कलर वाला, क्या है, ये है कार्ड। नीचे जो बिखरा है ये है टोमेटो केचप, और ये इसकी विस्कोसिटी दिया गया है ईटा, क्योंकि वो फ्लूइड है। अब कार्ड को यदि मैं पुल करूं, कार्ड को आपने क्या किया है, पुल, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करके ले जाना चाहते हैं, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ये फोर्स कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जितना इस कार्ड पे रेजिस्टेंस आएगा, विस्कस फोर्स आएगा, उसी के बराबर एक्सटर्नल होगा। एक्सलेशन जो है कार्ड वो 0 है, तो एफ एक्सटर्नल, एफ रेजिस्टेंस या एफ विस्कस फोर्स के बराबर लिखेंगे, और वो क्या हो जाएगा, ए ईटा डीवी बाई डी वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए एरिया है कार्ड का, ईटा टोमेटो का है या लिक्विड का है या फ्लूइड का है, और डीवी वी नॉट माइनस टोमेटो केचप का थिकनेस है टी, ऊपर वाले लेयर का टोमेटो केचप का स्पीड वी नॉट, और नीचे वाले जो टच कर रहा है ग्राउंड को उसका वेलोसिटी 0, तो वी नॉट माइनस 0 बाई थिकनेस ये हो गया डीवी बाई डी वाई। उसको एरिया से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया कार्ड के, और उसको ईटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा कार्ड पे लगने वाला विस्कस फोर्स। अभी अभी हमने जो न्यूटन्स का लॉ देखा, वो लॉ में क्या था कि दो लेयर जो है, ध्यान से सुनो, दो लेयर जो है, कौन से लेयर, ऊपर वाला जो लेयर है टोमेटो केचप का, और ग्राउंड के साथ कांटेक्ट वाला जो लेयर है टोमेटो केचप का, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसको कैसे देखें, तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो लिखना हम जानते हैं एफ बाई इक्वल्स टू ईटा माइनस डीवी बाई डी वाई। डीवी हो गया वी नॉट माइनस 0, क्योंकि ऊपर वाला लेयर कार्ड के साथ कांटेक्ट में है, तो कार्ड जैसा स्पीड उसका होगा, नीचे वाला लेयर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, उसका ग्राउंड जैसा स्पीड 0 होगा। उन दोनों का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट देखेंगे तो वी नॉट माइनस 0 बाई थिकनेस, और उसको ईटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये एफ बाई ए हो गया। तो एफ जो रेजिस्टेंस वाला आया, विस्कोसिटी वाला आया, वो ए इंटू ईटा इंटू वी नॉट बाई थिकनेस आया, और जितना ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस के बराबर कार्ड पे आप फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कार्ड आगे जाते दिखेगी। जिन लोगों को ये विजुअलाइज हो रहा हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, मैसा, आदित्य, सोम, पलक, दिव्यांशु, कृतिका, लक्षिता, रिद्धिमा, केतव, कीर्ति, अबरार, बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे फिर से, अब बताइए मुझे फिर से कि हमारे पास दो लॉ थे, एक स्टोक्स का, उससे आया टर्मिनल वेलोसिटी, उसके ग्राफ आए, एक एक्सेलरेशन लिखने का तरीका जहां के बाद कैलकुलस, और दूसरा हम देख रहे हैं यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। भव्या, ये देखो, एक लेयर पानी का, ये दूसरा लेयर पानी का, इन दोनों के बीच में डेप्थ जो है वो डीवाई है, वेलोसिटी दोनों का एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, एरिया ए है। तो पानी के लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस एक्ट करता है दैट इज विस्कस फोर्स। आप दोनों हाथ को रब करो तो दोनों हाथ को बीच में रेजिस्टेंस आएगा, तो वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन पानी के लेयर के बीच में जो आता है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, ये किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी में चेंज v1 माइनस v2 बाई dy के, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसे ईटा कहते हैं, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो ये आइडिया क्लिक कर गया, ये समझ में आ गया या नहीं आया सर आ भव्या? गया। तो जब तुम एक टोमेटो केचप की बात करते हो, बिखरा हुआ है कहीं किसी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के साथ वाला एक लेयर, इसका स्पीड v2 होगा 0, जितना ग्राउंड का है, और ऊपर वाले लेयर का जो स्पीड होगा वो होगा v1, वो v0 जो वेलोसिटी कार्ड का है। कार्ड जो इसके साथ चिप रखा आपने इस सरफेस के ऊपर, वो कार्ड जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से कार्ड को टच करने वाला लेयर जाएगा। ये कार्ड का एरिया ये। अब जो दो लेयर देख रहे हैं, इन दो लेयर के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? थिकनेस के बराबर, थिकनेस ऑफ लिक्विड लेयर, लिक्विड। अब यदि मैं बात करूं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कार्ड को खींचोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, और यहाँ रोकने वाला रेजिस्टेंस जो आएगा, फ्रिक्शन जो आएगा, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का क्या नाम है? एफ विस्कस। ये लिखेंगे कैसे? एफ विस्कस बाय एरिया ए इक्वल्स टू ईटा v0 माइनस 0 बाय थिकनेस। यहाँ ए को यहां से हटा के इधर ले आओ, और जितना ये विस्कस फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। तो कार्ड पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लिक्विड का रेजिस्टेंस विस्कस फोर्स और एक एक्सटर्नल, ये दोनों एक जैसे होंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी कार्ड। क्या अब समझ में आया? मैं मानूं? यस सर। वेदांत बालक आपके भी आए समझ में? यस सर। तो हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में जो चर्चा किया, इसमें एक तो आ गया है स्टोक्स लॉ, जो कहता है 6 पाई ईटा आर भी होगा वेलोसिटी। इससे निकल के आया है टर्मिनल वेलोसिटी ट्वाइस आर स्क्वायर जी बाय 9 ईटा रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। फिर आया है एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एफ बाई ए इक्वल्स टू ईटा माइनस वेलोसिटी ग्रेडियंट माइनस डीवी बाई डी वाई। और फिर आया है पोस्ट कार्ड पे लगने वाला फोर्स, एफ कार्ड पे लगने वाला फोर्स एफ विस्कस के बराबर, और वो हमने लिखा था ए ईटा v0 माइनस 0 बाई थिकनेस। यहां एक बहुत सालों से नहीं चर्चा में आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, जैसे हीट करंट देखते हैं, याद करिए हीट करंट डेल्टा थीटा बाय आर, वैसे ही फ्लूइड करंट की बात करते हैं, ये किसके बराबर होता है? प्रेशर डिफरेंस के बराबर आर। तो यदि किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो करे तो उस पाइप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी फ्लूइड फ्लो करेगा, कैपिलरी पाइप में, पतले पाइप में। और ये जो रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस जब आप लिखते हैं किसका रेजिस्टेंस लिखते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस, तो लिखते हैं आप रो एल बाई ए रॉड का। जब लिखते हैं आप या रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, जब लिखते हैं हीट वाला 1 बाई के एल बाई ए 1 बाई के एल बाई पाई आर स्क्वायर, और जब आप लिखते हैं फ्लूइड वाला तो उसे लिखते हैं 8 ईटा एल बाई पाई आर टू दी पावर 4। ये किसी कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहा हूं मैं, जिसका लेंथ एल है, जिसके प्रेशर का डिफरेंस P1 P2 प्रेशर का डिफरेंस देगा, उसका रेडियस आर है, और उसमें फ्लूइड फ्लो करेगा, उसके फ्लो करंट, फ्लूइड का रेट, फ्लो का रेट डी वॉल्यूम बाई डी टी, ये लिखा जाता है। इस पे क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं पूछा गया है, इसलिए इसकी बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की तरह देख लेंगे, केवल रेजिस्टेंस रो के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए रो के बदले यहाँ पर है 8 ईटा, और एल तो जैसे पाइप का लेते थे रॉड रेजिस्टेंस लिखने के लिए, और ये रेडियस का पाई आर स्क्वायर के बदले पाई आर टू दी पावर 4 ये है, यहाँ पर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदले पाई आर टू दी पावर 4। तो ये कहलाता है पॉइज़ियोली इक्वेशन। इस पे आज तक बहुत सालों से ये नहीं चर्चा में है,
किसी कैपिलरी में लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड, किसी पतले पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लूइड का फ्लो देख रहे हैं स्ट्रीमलाइन, उसके लिए ये रिलेशन है। प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड फ्लो करता है। रेजिस्टेंस, पाइप का एरिया बढ़ा दो, आर बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आसानी से पानी फ्लो कर पाएगा। प्रेशर बढ़ा, डिफरेंस बढ़ा दो तो आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो ये सब उससे रिलेटेड है। इस पे आजकल आउट ऑफ ट्रेंड है। जब भी काम पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट या रेजिस्टेंस जो या हीट करंट की तरह इसको आप सोच सकते हैं। इसमें भी सीरीज पैरेलल वाला वही कहानी है, R = R1 + R2, 1/R = 1/R1 + 1/R2। सालों से नहीं पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। आप लोग 5 मिनट रिलैक्स करिए, लंबी सांसें लीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए ब्रेन में, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करता हूं 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। 4:30 या 8 मिनट के 8 मिनट के ब्रेक के बाद 4:40 पे शुरू करते हैं चर्चा सरफेस टेंशन के बारे में। विस्कोसिटी के लिए ये 2 मिनट टाइम दे दीजिए, और 2 मिनट। यदि किसी पाइप में आर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए एक नंबर है जिसमें ये डायमीटर है d, पाइप में फ्लो करने वाले लिक्विड का डेंसिटी है रो, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, और वेलोसिटी है v। तो ये एक नंबर r आता है रो डी v बाई ईटा। देख लेंगे, ये डायमेंशनलेस हो जाना चाहिए। ये डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। तो ये जो r है रो डी v बाई ईटा, इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। आपसे कहा जाता है कि यदि किसी पाइप में फ्लो के लिए r का वैल्यू हम देखते हैं लेस देन 2000 आता है ये नंबर, तो आप कहते हैं इफ r इज लेस देन 2000 देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। इफ r is greater than 3000 then turbulent। और यदि 2000 से 3000 के बीच में ये नंबर आ जाता है तो हम कह देते हैं अभी अनस्टेबल फ्लूइड है। इफ r is greater than 2000 less than 3000 then unstable। अनस्टेबल का मतलब कभी टर्बुलेंट कभी स्ट्रीमलाइन, अनस्टेबल फ्लो। और क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन बताइए। तो याद रखिए रेनॉल्ड्स नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और उसका क्या काम है तो वो बगल में आपको दिख रहा है कि वो जो नंबर आता है रो डी v बाई ईटा से कैलकुलेट होकर के, यदि वो 2000 से कम आया इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है। बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि 3000 से ज्यादा आ गया तो वो टर्बुलेंट है, कोई रूल मत लगाओ। 2000 से 3000 के बीच है वो पागल है, अभी अनस्टेबल है, कभी वो बिहेव करेगा स्ट्रीमलाइन जैसा, कभी बिहेव करेगा टर्बुलेंट जैसा। इसमें भी रूल लगाने से बचो। तो 2000 से r का वैल्यू कम आएगा। r का वैल्यू देखते कैसे हैं? रो है डेंसिटी, d है डायमीटर, और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, v है फ्लो का स्पीड किसी ट्यूब में। तो किसी ट्यूब में जब फ्लो का स्पीड हम देख रहे हैं, और ये जो स्पीड से डायमीटर डेंसिटी ईटा से नंबर निकल के आया है एक, ये नंबर यदि 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, और 2000 से 3000 के बीच तो अनस्टेबल फ्लो कहलाता है। तो विस्कोसिटी में आया है स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी में आया है टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी में आया है रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कोसिटी में आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे 4:36 मेरे सामने है 4:36, 4:45 से फिर हम सरफेस टेंशन की चर्चा करते हैं। 9 मिनट्स आप इधर उधर टहल लें, अपने घर में टहल लें या सांसें ले लें लंबी, केवल 9 मिनट्स। मैं बैठा ही हुआ हूं टैब के पास। फिर कंटिन्यू करते हैं।